ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने कार्बन कंपाउंड्स में केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दी थी और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देख लिया था कि कार्बन कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो होती है एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही शो करते हैं। तो कल हमने ये भी देख लिया था कि एडिशन रिएक्शन ही क्यों शो करते हैं, न्यूक्लियोफाइल एडिशन ही क्यों शो करते हैं। ठीक है, तो एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। साथ में हमने इसकी मैकेनिज्म भी देख ली थी। एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है। स्टेप 1 जिसमें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल का होता है और सेकंड स्टेप में फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाता है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप जो कि स्लो स्टेप होती है इसलिए वो बनती है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो बनती है। ठीक है, तो उसी से हमने रेट लो तैयार किया था और हमने देख लिया था कि इन रिएक्शंस की जो ऑर्डर आती है वो 2 आती है। ऑर्डर 2 थी, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 थी, इसलिए इनको हम AN2 टाइप की रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, फिर हमने रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी बना लिया था। एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा था। 2 फैक्टर हमने देखे थे इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर था आई इफेक्ट। ठीक है, स्टेरिक इन्फ्लुएंस वाला फैक्टर था। पहला फैक्टर था स्टेरिक इन्फ्लुएंस। स्टेरिक इन्फ्लुएंस देखा कि एल्डिहाइड्स में स्टेरिक इन्फ्लुएंस कीटोन से कम रहती है, फॉर्मल्डिहाइड में ये सबसे नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही कम होती है, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव होता है, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन। सेकंड फैक्टर था हमारा क्या कि फॉर्म्ड जो बनने वाला जो इंटरमीडिएट है उसकी स्टेबिलिटी, बनने वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जो ऑक्सो एनायन जो बनता है उसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पे हमने काम किया था। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लिया था। अब उसी रिएक्टिविटी ऑर्डर को थोड़ा सा और आगे हम आगे बढ़ाते हैं और उसको लेके आते हैं अपन एरोमेटिक और एलिफेटिक के कंपैरिजन पे। ठीक है, तो हमको देख रहे हैं आज कि एरोमेटिक और एलिफेटिक में से कौन से जो कार्बन कंपाउंड है वो मोर रिएक्टिव है। तो ये तो हमको पता ही है, जनरली एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं एलिफेटिक कंपाउंड से लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। तो अभी हमको ये डिस्कस करना है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स are less reactive. Aromatic aldehyde and ketones are less reactive than किससे? Aromatic aldehyde ketones are less reactive than aliphatic. ठीक है, aliphatic aldehyde ketones, then aliphatic aldehyde and ketones, aliphatic aldehyde ketones से less reactive होते हैं एरोमेटिक वाले, है ना? कौन से रिएक्शंस में? टुवर्ड्स A and R रिएक्शंस। ठीक है, टुवर्ड्स A and R एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इनमें। ठीक है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या है? लेस रिएक्टिव है। ठीक है, देन एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स कौन सी रिएक्शन में? एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में, जो कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। आइए देखते हैं रीजन क्या है इसका, है ना? तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी अपन कर सकते हैं। ये लगा दिया हमने y। ठीक है, तो y क्वेश्चन की फॉर्म में भी कर लिए और देखते हैं इसका रीजन। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है रेजोनेंस। क्या रीजन है ना? रीजंस में वैसे हम 3 है ना, इसके 3 रीजंस हैं, 3 फैक्टर इसमें काम करेंगे। फर्स्ट रहेगा रेजोनेंस का इफेक्ट रहेगा, फिर स्टेरिक इन्फ्लुएंस का भी रहेगा और बेंजीन का जो पाई क्लाउड है उसका पॉसिबल रिपल्शन भी इसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो 3 फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर है क्या? रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर है कौन सा? रेजोनेंस का इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट ड्यू टू रेजोनेंस। अब रेजोनेंस से क्या होता है समझो, देखो रेजोनेंस से क्या होगा। तो अपन रेजोनेंस समझाने के लिए एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन में अपन बेंजील्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बेंजील्डिहाइड का एग्जांपल लिया हमने, ये लो बेंजील्डिहाइड, और उसमें देखते हैं रेजोनेंस किस तरह से होगा। ये लो बेंजील्डिहाइड, ये ठीक है, ये CHO, ये CHO ग्रुप ले लिया हमने, CHO। अब हमको पता है कि क्या कि C पे पार्शियल पॉजिटिव है, O पे पार्शियल नेगेटिव है। ठीक है, और बेंजीन वैसे इस ग्रुप की बात करें तो CHO ग्रुप का खुद का कौन सा इफेक्ट है? -M इफेक्ट है। CHO ग्रुप का जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो -M वाला है, माइनस मेसोमेरिक, है ना? और बेंजीन रिंग का जो इफेक्ट है वो यहाँ कैसा है? +M इफेक्ट है। इसका जो इफेक्ट है वो एक +M इफेक्ट है। ठीक है, इसका +M इफेक्ट है, इसका -M इफेक्ट है। आदिवासन +M इफेक्ट, -M इफेक्ट। तो अब क्या होगा कि बेंजीन रिंग का जो +M इफेक्ट है उससे क्या होगा कि बेंजीन रिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगी, बेंजीन रिंग इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगी। ऐसा होने से कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो फिर अब डिक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा
और ये इस तरह से यहाँ पे रेजोनेंस चलेगा। देखो कैसे रेजोनेंस हो रहा है, ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 होने वाली है, तो फिर इसलिए उसको वापस 4 करने के लिए ये उठ के यहाँ आ जाएगा। तो अब मैं इसकी सेकंड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाता हूँ। सेकंड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन गई इसकी ये इस तरह से, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये सी, यहाँ ओ, ठीक है, यहाँ ओ हो जाएगा, ये ओ, आरी बात समझ, इसको ओपन हटा लेते हैं, ये तो अब यहाँ नेगेटिव है और ये H, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है और यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आगे बात समझ, ठीक है। अब ये इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और इसी तरह से रेजोनेंस चलता रहेगा, ठीक है। तो ये रेजोनेंस हो रहा है, ये आ गया, ये आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ वही डबल बॉन्ड है सी, ठीक है, सी, और फिर ये O, ये नेगेटिव, यहाँ H, फिर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, ये लो, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये लो सी ओ, ये नेगेटिव, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये वापस ये लॉन पे वापस यहाँ आ जाएंगे और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे वापस यहाँ। तो ये बन गई इसकी फिफ्थ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, फिफ्थ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ये बन गई। और ये फर्स्ट के जो सिमिलर हो गई ये आगे, ठीक है। तो ये अब रेजोनेंस की वजह से क्या होने वाला है, देखो रेजोनेंस से क्या हुआ कि जो कार्बोनिलिक जो कार्बन है उसका पॉजिटिव चार्ज, उसका पॉजिटिव चार्ज का क्या हो गया, कंपनसेशन हो गया, वो डिस्पर्स हो गया, वो बेंजीन रिंग में डिस्पर्स होके आ चुका है। और पॉजिटिव चार्ज अगर डिक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अगर डिस्पर्स हो जाएगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने आ रहा था अब वो उतना कन्वीनियंटली या उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट उसकी तरफ नहीं होगा, ठीक है। अगर अपन इसके हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड, इसका हाइब्रिड अपन बनाते हैं, देखो इधर बनाते हैं, ये इसका हाइब्रिड हो गया, ये लो। तो हाइब्रिड फॉर्म में देखें तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो चुका है, वो रिंग में भी आ गया है, और अब इस सी पर उतना पॉजिटिव नहीं है, अब ये न्यूक्लियोफाइल को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो फिर न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन होना था अब वो उतना इफेक्टिवली हो नहीं पाएगा। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, और अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एज कंपेयर टू एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है। हमको पता है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स में ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं है, वहां बेंजीन रिंग से, मतलब जैसे यहाँ बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन मिल गए, वहां किसी ग्रुप से इलेक्ट्रॉन मिलते नहीं है इस तरह से प्लस एलिफेट से, और वहां का पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स नहीं होता है, डिक्रीज नहीं होता है, इसलिए वहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजीली हो जाता है। तो ये होता है एक फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर रेजोनेंस, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर हमने देखा कि रेजोनेंस, तो ड्यू टू रेजोनेंस क्या होगा, हमको इसमें क्या लिखना होगा, ड्यू टू रेजोनेंस क्या हो जाएगा, द पॉजिटिव चार्ज बोले या इलेक्ट्रोफिलिसिटी बोल देते हैं हम लोग इसको, इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है, द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिलिक कार्बन उनको पता ही क्या होता है, कार्बोनिलिक ग्रुप का जो सी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी कि एक तरह से पॉजिटिव चार्ज ही है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनिलिक कार्बन क्या हो जाता है, डिस्पर्स्ड, ये डिस्पर्स्ड हो गया है, ठीक है। एंड नाउ क्या होगा, एंड नाउ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अट्रैक्ट, ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा किस तरफ, टुवर्ड्स दिस कार्बन, ठीक है, टुवर्ड्स दिस कार्बन, एंड हेंस रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, एंड हेंस रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। आगे बात समझ में, ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से जो कार्बोनिलिक जो कार्बन उसका पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया है, और अब या उसको ये बोल दें कि पॉजिटिव चार्ज का कंपनसेशन हो गया बेंजीन रिंग के प्लस एम इफेक्ट से,
उसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिलने लग गए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अप हो गई है और अब ये न्यूक्लियोफाइल को उल्टा क्या करेगा, रिपेल से करने लग जाएगा। अट्रैक्ट करने की बजाय ये या तो अट्रैक्ट नहीं करेगा या रिपेल करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एक फैक्टर रेजोनेंस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। हमने इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाई है, हाइब्रिड बनाया। अब देखते हैं सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या आ रहा है, सेकंड और थर्ड फैक्टर क्या है मैं आपको बताऊं। फर्स्ट फैक्टर तो रेजोनेंस है, सेकंड फैक्टर आ रहा है हमारा क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें, ठीक है, तो मैं सेकंड फैक्टर को ले लेता हूं अभी आगे। नेक्स्ट आगे ये तो समझ में आ गया। अब सेकंड फैक्टर लेते हैं हम, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की हम बात करें तो देखो स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट फैक्टर तो हमने देख लिया रेजोनेंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीजन में क्या क्या थे रीजंस में। फर्स्ट फैक्टर रेजोनेंस जो कि हमने देख लिया। आगे रीजंस की बात करें तो हमने फर्स्ट फैक्टर बनाया क्या, ड्यू टू रेजोनेंस। और रेजोनेंस हमने देख लिया कि किस तरह से पॉजिटिव चार्ज जो था कार्बन का वो डिस्पर्स हो गया। सेकंड फैक्टर है इसका क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें तो बेंजीन रिंग का, है ना, बेंजीन रिंग का स्टेरिक हिंड्रेंस। मैं इसको इस तरह से ले लेता हूं, ये इस फॉर्म में ले लेते हैं अपन। ये बेंजीन रिंग और ये एल्डिहाइड ग्रुप, ये बेंजीन रिंग है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अब ये तो हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड। अगर यही हम कंपेयर करें एलिफेटिक एल्डिहाइड तो अब हम देख के बता सकते हैं कि कहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। एक एल्काइल ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, ये बेंजीन रिंग का स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। तो हमको दिख रहा है कि ये बल्कियर ग्रुप है और बल्कियर ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ ज्यादा होगा। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल, जो हमको पता है कि न्यूक्लियोफाइल रियर अटैक करता है, बैक साइड से आता है, अब वो यहाँ इसको आने में थोड़ा क्या इनकन्वीनियंट होगा। ठीक है, और ये अब इजीली यहाँ पे अटैक करने नहीं आ सकेगा। और यहाँ ये कन्वीनियंटली, ये यहाँ कन्वीनियंटली आ सकता है क्योंकि अभी यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। एल्काइल ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस फिनाइल ग्रुप से कम है, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने से न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स इसलिए भी फिर क्या हो जाएंगे, लेस रिएक्टिव। आगे समझ में, ठीक है। थर्ड फैक्टर जो है हमारा वो है पॉसिबल रिपल्शन ऑफ किसका, पॉसिबल रिपल्शन ऑफ पाई क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग। पाई क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के पाई क्लाउड का जो रिपल्शन है, ठीक है, कैसी। अब देखो हमको ये तो पता है कि क्या, कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, कहां से आ रहा है, रियर अटैक करने आ रहा है, बैक साइड से आ रहा है वो। अब बैक साइड से जब वो आ रहा है तो यहाँ ये बेंजीन रिंग है, इसका ये पाई क्लाउड, इसका पाई क्लाउड नेगेटिव क्लाउड, और ये न्यूक्लियोफाइल, तो ये जो पाई क्लाउड है जो कि नेगेटिव क्लाउड है वो इसको क्या करेगा, आने वाले न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसको रिपेल करेगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ उतना इजीली आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब इस रिपल्शन के चलते ये न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये एक और फैक्टर होता है जो कि रिएक्टिविटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, मैं नेगेटिव चार्ज हटाया था वो मैंने शो कर इसलिए लगाया था कि पाई क्लाउड का मैं नेगेटिव चार्ज दिखाना चाहता था। ठीक है, बाकी समझ में आएगा हमको कि नेगेटिव क्लाउड है, रिपेल करेगा। ऑन द अदर हैंड हम अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को देखें तो वहां इस टाइप का कोई रिपल्शन नहीं है और न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करने जा सकता है। तो फिर ये एक और फैक्टर हो गया, इससे भी इनकी रिएक्टिविटी, एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्टिविटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर थे, ड्यू टू रेजोनेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड पॉसिबल रिपल्शन ऑफ पाई क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग, जिससे कि एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स की टुवर्ड्स ANR एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी। अब हम बनाते हैं कुछ ऑर्डर। ठीक है, कुछ ऑर्डर हम बनाते हैं, रिएक्टिविटी कुछ ऑर्डर हमको अरेंज करने। आगे ये सारी चीजें समझ में। अब आओ देखो ऑर्डर बनाते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर बनाना है हमको। ठीक है, जो इस तरह के क्वेश्चन हमको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, एग्जाम्स में मिलते हैं। आइए देखिए क्या है क्वेश्चन। कुछ कंपाउंड्स आपको दिए जाएंगे एल्डिहाइड कीटोन से, कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स हमको गिवन है और हमको उनको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो ये देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर इन क्या, ANR रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है,
कुछ कंपाउंड मैं आपको देता हूं यहाँ पे, जैसे कि CH3CHO, ठीक है, मैं इसको इसी फॉर्म में लिख लूं, CH3CHO। थोड़ा इसी फॉर्म में लिखने से क्या रहेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर हमको क्लियरली दिख जाएगा, क्लियरली हम उसको कंसीडर कर सकेंगे, ठीक है। ये एसिड एल्डिहाइड था। सेकंड लिया हमने प्रोपेनल, ये प्रोपेनल लिया। फिर हमने ले लिया एक क्या, प्रोपेनॉन यानी कीटोन, ठीक है। फिर हमने लिया एक क्या, CH3 CH3 और CHO, जो कि एक एल्डिहाइड लिया हमने, थोड़ा सा ये जो ग्रुप है स्टेरिक हिंड्रेंस वाला ले लिया। फिर हमने लिया CO, फिर से कीटोन ले रहे हैं CH3, और इस तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हमने लगाया CH3, और फिर एक और हमने लिया, उसमें हमने 2 टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हमने लगा दिए, 2 टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हमने लगा दी। और अब ये कुछ कंपाउंड हैं, इनको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। ये लो डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन हमने लिए, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड है, अगर हम इनको नंबर दे दें, नंबरिंग कर दें, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, हो गया। अब देखो ऑर्डर में अरेंज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लो कि कौन कौन से एल्डिहाइड है, कौन कौन से कीटोन है। तो कीटोन जो भी होंगे वो तो लेस रिएक्टिव होंगे एल्डिहाइड से, ठीक है। एल्डिहाइड से तो क्या होने वाले, लेस रिएक्टिव ही होने वाले। अब देखो, तो इनमें से थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ जो है वो कीटोन से, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ जो है वो एल्डिहाइड है। अब इन एल्डिहाइड में कंपेयर करना हो तो आप सीधे स्टेरिक हिंड्रेंस से भी काम करेंगे, उससे भी हो जाएगा। तो अपन सीधे स्टेरिक हिंड्रेंस से कर देते हैं, सिंपली क्या हो जाएगा, देखो इसमें केवल एक मिथाइल ग्रुप है, छोटा सा एल्काइल ग्रुप है, इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम होती है। अब ग्रुप थोड़ा सा लार्ज हो गया, इथाइल, स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी सी बढ़ गई है। यहाँ ये ग्रुप थोड़ा ज्यादा हिंड्रेंस वाला है, तो अब यहाँ हिंड्रेंस और ज्यादा हो गई है। तो अगर इन तीनों की बात करें तो फर्स्ट एल्डिहाइड है वो मोस्टली एक्टिव है, फिर सेकंड है, फिर फोर्थ जो नंबर पे कंपाउंड हमारा एल्डिहाइड ये। अब ये तो तीनों एल्डिहाइड का ऑर्डर हो गया। अब कीटोन्स की बात करें, कीटोन में भी सिंपल हम स्टेरिक हिंड्रेंस ही कर लेंगे, ठीक है। देखो इसमें 2 मिथाइल है, दोनों छोटे ग्रुप हैं, इसमें एक मिथाइल है बट एक ग्रुप क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसमें दोनों ही ग्रुप क्या हो गए, बल्कियर हो गए, बड़े बड़े ग्रुप हो गए, बल्कियर ग्रुप हो गए, इसलिए फिर हिंड्रेंस मैक्सिमम होगी। तो अब अगर ऑर्डर में अरेंज करें तो थर्ड आएगा पहले, फिर आएगा फिफ्थ और लास्ट में आएगा सिक्स्थ। ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बन जाता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल तो हमने ये कर लिया, एग्जांपल 1 अपन इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो हमने ये कर लिया, ठीक है। आ गया समझ में, सिंपली आप स्टेरिक हिंड्रेंस से कर लें, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आप वो फॉर्म ऑक्सो 9 की स्टेबिलिटी करेंगे, उससे हो जाएगा, बट सिंपली जनरली मोस्टली 99% हिंड्रेंस से हो जाता है। आ गया समझ में ये। तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, है ना, ये तो हो गया। आ गया समझ में यार। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्या, देखो सेकंड क्वेश्चन में कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं हमको, उनके नेम गिवन है। अब एक और चीज कि हमको नेम दिए जाएंगे तो स्ट्रक्चर हमको आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं नेम लिख देता हूं, क्या क्या है, क्या क्या कंपाउंड है। बेंजेल्डिहाइड, एसिटोफिनोन, बेंजेल्डिहाइड, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, ठीक है। बेंजेल्डिहाइड, एसिडोफिनोन, बेंजोफिनोन, फिर इसके बाद में आ रहा है पैराटोलोएल्डिहाइड, और फिर आ रहा है पैरामेट्रोबेंजेल्डिहाइड। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है एक तरह से, एनसीईआरटी में भी इस तरह का क्वेश्चन हमको मिलेगा, ठीक है। इन 5 कंपाउंड को हमको एएनआर की रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इनके सबके स्ट्रक्चर आनी चाहिए, ठीक है। बेंजीलेट की आती है क्या, एसिडोफिनोन, बेंजोफिनोन, इन सबके स्ट्रक्चर हमको आती है, आनी चाहिए, है ना। स्ट्रक्चर ही नहीं आएगी तो फिर हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर, देखते हो एक एक करके। बेंजीलेट फर्स्ट हमने बनाया बेंजीलेट, और हम इसी फॉर्म में बना रहे हैं जिससे कि हम हिंड्रेंस वाला फैक्टर भी देख सकेंगे।
ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। एसिडोफिनोन की बात करें तो एसिडोफिनोन, ये एसिडोफिनोन हो जाता है, ये COCH3, ये एसिडोफिनोन है, सेकेंड कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड की बात करें बेंजोफिनोन, ये बेंजोफिनोन है, ये देखिए आगे समझ में, ये बेंजोफिनोन आगे, ये थर्ड कंपाउंड है। फोर्थ कंपाउंड है पैराटोलोइडिहाइड, यानी कि बेंजल्डिहाइड या टोलोइन मान लो, टोलोइन की पैरा पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप, टोलोइन की पैरा पोजीशन पे ये टोलोइन हो गया, और पैरा पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगाने से ये बन जाता है पैराटोलोइडिहाइड, ठीक है। और पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, यानी कि बेंजल्डिहाइड की पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा देंगे, ये नाइट्रो, ठीक है, ये नाइट्रो में लगा दें, और CHO। तो इस तरह से ये हमारे 5 कंपाउंड हो जाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट बेंजल्डिहाइड है, सेकंड एसिडोफिनोन हो गया, ये बेंजोफिनोन हो गया, ये पैराटोलोइडिहाइड, ये पैरानाइट्रोटोलोइडिहाइड, ठीक है। अब इनमें से ये देखें कि कौन कौन से एल्डिहाइड्स हैं, कौन कौन से कीटोन्स हैं। तो कीटोन्स को तो हम बात के लिए छोड़ देंगे, सबसे पहले एल्डिहाइड्स को कंपेयर करेंगे, है ना। तो हम अगर इनके नंबरिंग कर दें तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सेकंड और जो थर्ड है वो क्या है, वो कीटोन्स है, सेकंड थर्ड कीटोन्स है, और फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ एल्डिहाइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे, तीनों कंपेयर करते हैं, देखो, है ना। अब नाइट्रो ग्रुप, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें नाइट्रो ग्रुप की, तो नाइट्रो ग्रुप का जो इफेक्ट्स है, इफेक्ट कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, एक तो इसका -I है, -I से भी खींचेगा, और -M भी है, -M से यहां से उठाएगा भी, ठीक है, बेंजीन रिंग से लेगा भी और पुल भी करेगा। तो नाइट्रो ग्रुप जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके -I इफेक्ट है, और उसका इंपैक्ट कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, और उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर इजीली अटैक करने आ सकेगा। नहीं आया समझ में, आ गया। इसका -M इफेक्ट है, ये पुल करेगा उठाएगा, तो यहाँ ये डेफिशिएंसी यहां तक भी आएगी, और जब ये डेफिशिएंसी यहाँ आएगी इस कार्बन पे आएगी, तो न्यूक्लियोफाइल अब यहाँ पे इजीली अटैक कर सकता है। आप चाहो तो इसको ऑक्सो एनायन की स्टेबिलिटी से भी देख सकते हो। अगर मैं ऑक्सो एनायन की स्टेबिलिटी से देखूं तो मैं आपको इसका ऑक्सो एनायन बना के दिखाता हूँ, नीचे की साइड में इसका ऑक्सो एनायन बना के दिखाता हूँ, ये लो। अगर इसका ऑक्सो एनायन बनेगा तो किस तरह से बनेगा, देखो, ये C, ये O, ये नेगेटिव, और यहाँ H तो था ही, एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑक्सो एनायन जो बन रहा है, अब आप देख सकते हो कि ये जो -M वाला जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, डिमिनिश करेगा, नेगेटिव चार्ज को डिमिनिश करेगा, तो ऑक्सो एनायन क्या हो जाएगा, अच्छा खासा स्टेबल हो जाएगा, और ऑक्सो एनायन जितना स्टेबल तो रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा, ठीक है। तो नाइट्रो वाला अच्छा रिएक्टिव होगा। यही चीज हम यहां भी कंपेयर करते हैं CH3। अब CH3 के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करें तो I इफेक्ट इसका प्लस का है, और किसका होता है +H इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन में मैं एक H को सेपरेटली शो करता हूं, बाकी दो को ये रहने दें। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी इसको इलेक्ट्रॉन यहां से मिल जाएंगे, और फिर ये यहां से आगे मिलते जाएंगे, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन यहां से मिलने लग गए हैं, तो अब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा, और अब न्यूक्लियोफाइल, अब जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहां उतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं होगा, आ गया। और अगर आप चाहो तो ऑक्सो एनायन की स्टेबिलिटी से भी कर सकते हो। ऑक्सो एनायन भी इसका क्या स्टेबल, ज्यादा अच्छा खासा स्टेबल नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि यहां ये लोग, मैं पहले ऑक्सो एनायन बना दूं, ये इसका ऑक्सो एनायन बन गया, ठीक है, ये ऑक्सो एनायन। अब देने वाला ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन देगा, पुश भी करेगा, +H से देगा भी, उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेंगे, यहां तक पहुंचेंगे तो नेगेटिव चार्ज इंटेंस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंटेंस होगा तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, उससे रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो अब अगर बात करें तीनों एल्डिहाइड की,
तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ इसमें लगाया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिफ्थ वाले में लगाया कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो ये तो हो जाएगा मोस्ट एक्टिव। फर्स्ट वाले में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो ये हो जाएगा क्या मॉडरेटली, इसमें लगाया डोनेटिंग ग्रुप, ये हो जाएगा लेस एक्टिव। भाई विड्रॉइंग ग्रुप से एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, डोनेटिंग ग्रुप से डिक्रीज हो रही है, ये इसमें कोई ग्रुप नहीं है तो ये बीच में आ जाएगा, दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑर्डर लिखना शुरू करता हूँ, ऑर्डर में ऊपर बना देता हूँ, यहां बनाते हैं ऑर्डर पर। तो फिफ्थ वाला हो जाएगा मोस्ट रिएक्टिव, फिफ्थ वाला हो जाएगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव यानी पैरा नाइट्रोबेंजीन के, फिर आएगा फर्स्ट, फिर आएगा फर्स्ट वाला यानी बेंजीन भी है, फिर आएगा हमारा फोर्थ यानी कि पैरा टोरल भी है। ओके, फर्स्ट फिफ्थ और फोर्थ का कंपैरिजन तो ये रहा। अब सेकेंड और थर्ड यानी एसिडोफिनोल और बेंजोफिनोल, एसिडोफिनोल बेंजोफिनोल में हम देख सकते हैं सिंपली आप स्टेरिक हिंड्रेंस से भी कर सकते हैं। इसमें एक बेंजीन के साथ एक मिथाइल है, हिंड्रेंस कम है, इसमें दोनों बेंजीन है, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल का आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल से हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां ऑर्डर में आएगा पहले सेकेंड और फिर थर्ड वाला हो जाएगा सबसे लास्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये इस है ना इसका ऑर्डर मतलब ये 5 कंपाउंड था, 5 कंपाउंड जो थे उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर ये बनता है ANR रिएक्शन। आगे समझे, तो इस तरह से हमने देखा कि ANR रिएक्शन कैसे होती है, मैकेनिज्म देखा, रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा, एलिफेटिक एरोमेटिक सबको कंपेयर किया और ये एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए जो हमारे एनसीईआरटी में भी है। ठीक है।